का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस कथन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि p एक अभाज्य संख्या है। ये धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि a स्क्वायर p से विभाज्य है, अर्थात p से भाग देने पर a स्क्वायर कट जाता है, तो a भी यानी इसका वर्गमूल a स्क्वायर का वर्गमूल a भी p से विभाज्य होगा। इसे समझिए थोड़ा सा कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर देता है तो a स्क्वायर का वर्गमूल a भी इसी p से विभाज्य होगा। इस कथन का प्रयोग हम इस सवाल में करेंगे। मानते हैं पहले, देखिए इसमें कह रहा है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा हम मान रहे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन विरोधाभास से ले रहे हैं, अर्थात इसका उल्टा मान है। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसे अंश व हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि हर नॉट इक्वल टू क्या हो? 0, अर्थात इसका हर ही शून्य के बराबर न हो। शून्य के अतिरिक्त 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन शून्य न हो। तो ऐसी संख्या है जिसे अंश व हर के रूप में व्यक्त किया जाए, जबकि हर नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए यह माना गया है कि जिसमें a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं जहां b नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका हर जो है शून्य के बराबर नहीं है। और सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिसका मौसा सदैव 1 होता है। जैसे 7 व 5 का, यह 7 व 5 कैसी संख्या? सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 का अधिक गुणनखंड करेंगे तो 7 गुण 1 और 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुण 1, इन दोनों में विनिष्ट है। ये तो क्या है? 1, अर्थात ये कैसी संख्याएं हैं? तो सहभाज्य संख्या। यह कथन माने है कि यह अपरिमेय दिया है, माने है कि परिमेय है। तो यह जो कथन दिया गया है उस कथन की यह क्या है? विपरीत, जो कि दिए गए कथन के विपरीत हैं। अब देखिए, इसलिए √5 किसमें व्यक्त किए हैं? परिमेय संख्या में। तो किसमें होगा? अंश व हर के रूप में। तो a/b इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यह अंडर क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और इसका वर्ग a स्क्वायर और इसका वर्ग b स्क्वायर होगा। अब यह भगा में है, यानी बटा में है। बटा को भागा के रूप में कह सकते हैं। जब यह इधर जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब जो इस कथन का प्रयोग अभी हम कर रहे थे कि p एक अभाज्य संख्या है, जो a जहां एक धनात्मक पूर्णांक है a, तो a स्क्वायर को जब p विभाजित कर देता था, अर्थात a स्क्वायर p से विभाज्य है, तो उस समय इसका वर्गमूल a भी किससे विभाज्य होगा? p से। उसी तरह यहाँ दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। इसके मतलब कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ पे 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि a स्क्वायर का गुणनखंड है क्या? तो 5b स्क्वायर। यह 5 से भी a स्क्वायर कट जाएगा और b स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कट जाएगा। इसके मतलब कि 5a स्क्वायर का क्या है? एक गुणनखंड है, अर्थात a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। तो इसका वर्गमूल a भी उस कथन के अनुसार a भी 5 से विभाज्य होगा। यह कथन कितना मान लिया इसे हम? 1। यदि 5 से विभाज्य होगा, यदि a 5 से विभाज्य होगा तो कुछ बार जाएगा, तभी तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमने मान लिया कितने बार गया? m बार। अब हम फार्मूला पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य का मान कितना है? a, भाजक कितना है? 5, भागफल कितना है? m, और प्लस शेषफल कट गया है तो कितना हो गया? 0, अर्थात a इक्वल टू 5। तो इसलिए हमने मान लिया कि a इक्वल टू 5m होगा, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, यानी जहाँ a है उसके बदले हम क्या लिखेंगे? 5m। तो देखिए इसमें रख रहे हैं 5m का वर्ग बराबर 5b स्क्वायर, तो बराबर 5b स्क्वायर। अब 5 का वर्ग 5 × 5 = 25, m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ से 5 × 5 = 25 बार, 5 बार में कट जाएगा ये,
एम स्क्वायर, यानी 5m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे मिला है बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसके मतलब कि 5 से यह बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से यह बी स्क्वायर कटेगा, क्योंकि बी स्क्वायर का गुणनखंड है क्या, 5 गुणे एम स्क्वायर। यह 5 से भी विभाज्य होगा, एम स्क्वायर से विभाज्य होगा। तो हमें यहाँ से मिला क्या कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, 5, अर्थात 5 से बी स्क्वायर क्या होगा, विभाज्य। तो इसलिए लिखे हैं कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। यदि यह 5 से विभाज्य होगा तो उस प्रमेय के अनुसार इसका वर्गमूल b भी किससे विभाज्य होगा, तो 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए कथन 1 में भी हमने देखा था कि a किससे विभाज्य था, 5 से। कथन b में भी देख रहे हैं कि b किससे विभाज्य है, 5 से। तो यही लिखे हैं कि इसलिए कथन a और कथन b से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। दोनों में है क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड, 5। उसमें भी 5 आ रहा था, जैसे देखिए ऊपर भी दिखाए थे a इक्वल टू 5 है, और नीचे भी दिखा रहे हैं b इक्वल टू 5, कुछ भी हो सकता है, ए नहीं होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। तो यही लिखे हैं कि स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। अब पहले भी हम बताए हैं कि a व b कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। इसका मौसा कितना था, 1, तभी तो यह सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है क्योंकि ऐसी संख्याएं जिसका मौसा केवल कितना हो, 1 हो। लेकिन अभी मिल रहा है हमको कि a व b, जैसे इसके बदले लिखे हैं 5m और इसके बदले मान लीजिए कि 5m है, तो इसमें मौसा इसका हम ज्ञात करेंगे CF, तो कितना होगा, 5 होगा। 1 तो नहीं होगा। यदि 1 नहीं होगा इसका मौसा, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अर्थात कथन A व कथन B से स्पष्ट है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। इसलिए A और B सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब यह सहभाज्य संख्या था तो उस समय कैसी संख्या इसे माने हैं, परमेय संख्या। अब सिद्ध हो रहा है कि A और B सहभाज्य संख्याएं नहीं है। जब सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं बल्कि कैसी संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह हमारी इस कथन की पूर्ति होती है।